गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वृत्त यानी कि सर्कल। तो पहले समझ लेते हैं वृत्त क्या होता है उसके बारे में, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूं कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। चलिए इसको थोड़ा समझ लिया जाए। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नियत बिंदु ले रहा हूँ, एक फिक्स्ड पॉइंट ले रहा हूँ। अब इस बिंदु से बराबर ऐसा एक पथ तैयार कर रहा है, उस पर स्थित हर एक बिंदु इससे अचर दूरी पर है। मान लीजिए मैं इस तरह का एक पथ ले लेता हूं। अब इस पथ पर स्थित जितने भी बिंदु है ना, यह जितने भी बिंदु है, यहाँ पे जितने भी बिंदु है, देख रहा है ना, ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर यह पथ बना है। तो इन सब बिंदुओं की इस नियत बिंदु से जो दूरी है वह हमेशा अचर होती है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी अचर होगी, उसी तरह यहाँ पे स्थित जो बिंदु होगा उसकी यहां से दूरी अचर होगी, यहां से यहां तक की दूरी अचर होगी, यहां से यहां तक की दूरी अचर होगी, यहां से यहां तक की दूरी अचर होगी। समझ गए? तो यह वृत्त कहलाता है। यह जो पथ देख रहा है यह आपका वृत्त कहलाता है। ये जो गोल वाला पथ देख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि वृत्त एक तल पर, देखिए यह आपका एक तल हो गया, तल पर उन बिंदुओं का समुच्चय है। ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ पथ है, उन बिंदुओं का समूह है ना, जो एक नियत बिंदु, ये नियत बिंदु है, निश्चित बिंदु है, फिक्स पॉइंट है, इससे इनकी सदा दूरी क्या होती है? अचर होती है। और इस अचर दूरी को हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं। यह अचर दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और यह जो नियत बिंदु है आपका क्या कहलाता है? तो वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। और अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या यानी कि रेडियस कहलाती है। समझ गए? तो ये सब चीज हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं। 9th में भी मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है, और यह 10th में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं ताकि चैप्टर में हम लोग आगे आसानी से बढ़ सके। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें 10th में भी यूज करना है, उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं वृत्त के जीवा के बारे में, मैं 9th में ऐसा पढ़ा चुका हूं। जीवा जिसे हम लोग कोड के नाम से जानते हैं, CHORD, कोड क्या कहलाता है। तो मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा दे सकता हूं कि वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं या वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं समझा देता हूं आपको फिगर बना के। मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूं। ठीक है, यह वृत्त हो गया। अब वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, कहीं भी दो बिंदु ले लीजिए। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, यही रेखाखंड जो है आपकी जीवा कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे AB नाम देता हूं, तो यही है आपका AB कोड, यही है जीवा। तो इन सब के बारे में भी मैं क्लास 9th में ही आपको बता चुका हूं, तो ज्यादा मैं बताने वाला नहीं हूं। अच्छा, अब इसी में ये ध्यान रखना कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाता है।
वृत्त का व्यास कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। ये ध्यान रखना। कहने का मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक वृत्त ले लिया, ठीक है, और वृत्त ले लिया तो इसका एक केंद्र होगा ना जी, यही केंद्र होगा, ठीक है। अब एक ऐसी जीवा खींचिए जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे इस तरह से, तो यही आपका क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ व्यास जो होता है ना, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, हम लोग ये पहले से भी जानते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9th में ही आपको पढ़ा चुका हूं। अच्छा, मैंने यह भी बताया है कि एक वृत्त के अंदर अनगिनत जीवाएं खींची जा सकी है। अगर मैं जीवाओं की बात करूं तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, क्योंकि वृत्त पर बहुत सारे अनंत पॉइंट है ना, तो अनंत पॉइंट है तो उनको मिलाने में तो बहुत सारे ऐसे जीवा खींचे जा सकते हैं ना, तो एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा है उनको जान लेते हैं, जो आपके 10th से रिलेटेड है उनको जान लेते हैं, फिर हम लोग फटाफट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हम लोग परिभाषा देखते हैं, छेदक यानी कि सेकंड। इसे छेदक रेखा भी कह सकते हैं, या सिंपली छेदक भी कह सकते हैं, या छेदन रेखा भी कह सकते हैं। छेदक रेखा कहो या छेदन रेखा कहो। तो मैंने यह लिखी है इसकी परिभाषा कि एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है। तो चलिए छेदक रेखा क्या होता है समझ लेते हैं। एक मैं यहाँ पे वृत्त बना लेता हूं, ठीक है, और क्या कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा लीजिए जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर ऐसे प्रतिच्छेद करे, काटते हुए जाए, तो यही आपकी क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग छेदक रेखा के नाम से जानते हैं, यही हमारा सेकंड कहलाता है, ठीक है। इसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। तो अगर मैं इसका नाम देना चाहूं तो ए बी। तो अब आप पूछोगे कि सर क्या जीवा में और इसमें फर्क है? हाँ बिल्कुल फर्क है। जीवा रेखा खंड होता है जो वृत्त पर के 2 बिंदुओं को मिलाता है, और छेदक रेखा जो होती है वह छेदक जो है यह आपका एक रेखा है और यह रेखा खंड है, यह 2 बिंदुओं से प्रतिच्छेद करके जाता है छेदक रेखा, लेकिन आपका जीवा जो था 2 बिंदुओं को स्पर्श करता है, छूता है, वृत्त पर के 2 बिंदुओं को मिलाता है। तो अगर आपसे पूछे कि वृत्त पर के, यहाँ पे लिख देता हूं कि वृत्त पर के 2 बिंदुओं से 2 बिंदुओं से 2 बिंदुओं से एक और केवल एक छेदक रेखा गुजर सकती है। यानी कहने का मतलब कि जैसे वृत्त हो गया, वृत्त पर आपको 2 बिंदु दे दिया, वृत्त पर के 2 बिंदु है, यहाँ पे है और यहाँ पे, तो यहां से अगर कहा जाए तो सिर्फ एक ही छेदक रेखा गुजर सकती है, एक ही छेदक रेखा गुजर सकती है। देख लो यहाँ पे, अब कोई छेदक रेखा यहां से इन दोनों बिंदु से गुजर नहीं सकती, एक ही एक। लेकिन अगर कहे वृत्त पर कितनी छेदक रेखा गुजर सकती है, तो ये रखेंगे कि वृत्त पर अनगिनत छेदक रेखा खींची जा सकती है या गुजर सकती है, ठीक है। वृत्त पर अनगिनत खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त पर के 2 बिंदुओं पे सिर्फ एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है। जैसे अगर मान लो बात करें छेदक रेखाओं की, तो ये हो जाएगा, ऐसे हम लोग बहुत सारी छेदक रेखाएं गुजार सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो याद रखना आप लोग कि वृत्त पर स्थित 2 बिंदु होंगे तो उनसे केवल एक ही छेदक रेखा गुजर सकती है, लेकिन वृत्त पर स्थित अगर छेदक रेखाओं की संख्या बात करें तो वो अनगिनत हो सकती है, यानी अनगिनत खींच सकते हैं वृत्त पर। और वृत्त पर स्थित एक बिंदु से भी कहना, समझ लो वृत्त है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से पूछते कितनी छेदक रेखा गुजर सकती है। मान लो यहाँ पे एक बिंदु दे दे, इनसे कितनी छेदक रेखा गुजर सकती है। तो आप इस रेखा को, अगर रेखा को बात करें एक बिंदु से, तो एक बिंदु से नहीं, उसको खींचने के लिए हमें कितने बिंदुओं की जरूरत होती है छेदक रेखा को? कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो एक के लिए पूछेगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बिंदु से गुजरता है उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे। अभी आगे बात आपके बारे में, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो छेदक रेखा खींचने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। देख रहे हैं ना, परिभाषा में भी लिखे कि एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो 2 भिन्न बिंदु होगा तभी हम लोग वहां से छेदक रेखा गुजार सकते हैं।
चलिए देखते हैं स्पर्श रेखा क्या कहलाता है, टेंजेंट क्या होता है। तो यहाँ लिखे हैं कि वह रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे कि मैंने बताया ना अभी, चलिए जैसे एक ये वृत्त हो गया, अब इस वृत्त से एक रेखा ऐसी गुजरनी है जो वृत्त के एक ही बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे मैं यहाँ पे खींचता हूं तो यह रेखा जो गुजर रही है, यह जो रेखा गुजर रही है इस वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर यहां से होकर स्पर्श करके जा रहा है, एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वह रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है या एक ही बिंदु से होकर जाती है उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा क्लियर हो गया, समझ गए। तो मैं यहाँ पे पूछूं कि वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा गुजर सकती है, तो केवल एक। यहां ध्यान रखना कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह ध्यान रखना है ना। वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा खींचने का चाहो, देख लो मैं यहाँ खींच के दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ खींचना चाहूंगा, एक बिंदु यहाँ पे ले लेता हूं और इसी से खींचना चाहूंगा तो सिर्फ एक ही होगा। दूसरे खींचने के चक्कर में देखो वह बन जाएगा आपका छेदक रेखा, दो बिंदु से गुजरने लगा ना। तो ये ध्यान रखना, अब कोई भी अब एक ही सिर्फ गुजर सकती है। ठीक है, एक बिंदु से एक ही आपकी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अच्छा उसी तरह से मैं यहां लिख दूं कि वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देख लो, अब वृत्त पर की बात करेगा तो मान लो एक यह आपको पता है कि वृत्त पर अनगिनत बिंदु है, तो उन अनगिनत बिंदुओं पर अनगिनत सरल रेखा नहीं, स्पर्श रेखा नहीं खींच जा सकती। ऐसे हो गया, फिर आपका ऐसे हो जाएगा, फिर आपका ऐसे हो जाएगा। ऐसे मैं बहुत सारी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वृत्त पर स्थित तो अनगिनत बिंदु और उन अनगिनत बिंदु से अनगिनत सरल हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्पर्श बिंदु के बारे में, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में। तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। यानी कि यहाँ पे देख लो, यह स्पर्श रेखा हो गई और यह जहां पे वृत्त को स्पर्श कर रही है यही बिंदु जो है इसे हम लोग स्पर्श बिंदु कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। समझ गए ना। यानी कि जैसे अगर हम लोग वृत्त खींच रहे हैं उसे हम लोग उस पे एक स्पर्श रेखा किसी बिंदु से गुजार रहे हैं, स्पर्श रेखा को किसी बिंदु से गुजार रहे हैं इस तरह से, तो यह रेखा तो आपकी स्पर्श रेखा हुई और यहाँ पे जो बिंदु है इसे हम लोग स्पर्श बिंदु कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। अच्छा, वह रेखा जो वृत्त को कहीं पे स्पर्श ना करे, बस बगल से गुजर जाए, उसको क्या कहते हैं, तो उसके अस्पर्श रेखा या अप्रतिच्छेदी रेखा, अस्पर्श रेखा, ठीक है, या अप्रतिच्छेदी रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ अन्य बातों को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि दो वृत्त हैं जो बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे देख लिए, एक ये वृत्त है, यह दूसरा वृत्त है, यह बाह्य रूप से एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, इस तरह से देख रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पूछूं कि इनमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप क्या कहोगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब क्या है कि जो दोनों में कॉमन हो और दोनों के लिए वह स्पर्श रेखा हो। तो यहाँ देखो, एक यह रेखा देख रहे हैं, यहां से ऐसे खींचेंगे तो आपका यह एक स्पर्श रेखा हो गया, देख रहे हैं ना, दोनों पे एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो दोनों के लिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। दूसरा मैं नीचे से भी खींच सकता हूं, ऐसे, है ना जी, इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है। दूसरा यह स्पर्श रेखा हो जाएगा, और एक और इसमें मैं स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, वह तीसरा, जो कि इस तरह से हो जाएगा। देख लो, दोनों वृत्तों को स्पर्श करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि दो अगर वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो उनमें तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर मान लो दो वृत्त हैं
और एक दूसरे को अंतः रूप से स्पर्श करते हैं, इस तरह से एक दूसरे के अंदर है, समझ रहे हैं ना, बड़ा वाले के अंदर एक छोटा वाला वृत्त है, मतलब कि अंतः रूप से स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर मैं कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, तो इसमें ध्यान रखना सिर्फ एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अच्छा, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, अलग अलग है, तो इसमें इन दोनों में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो ध्यान रखना इस तरह का जब वृत्त होगा तो आप दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हो। एक तो यह हो जाएगा, देख लो, एक हो जाएगा यह, और दूसरा आपका इधर से हो जाएगा। तो ध्यान रखना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के बारे में, इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव हर साल आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो ये तीनों बातें ध्यान रखेंगे कि दो वृत्त अगर बाह्यतम रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो उसमें तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अंतर रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ कह सकते हो कि इनमें दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एक दूसरे के अंदर है, एक के अंदर दूसरा वृत्त है लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो इसमें एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो और कहीं पे भी स्पर्श नहीं कर रहा हो तो उसमें एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो यही इसके बेसिक कंसेप्ट थे आपके चैप्टर के, जिसके बारे में जानना आपको जरूरी था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक और बात ध्यान दे सकते थे, इन दोनों में यहाँ पे अगर एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे, देखो ना, मैं इसमें और भी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो इस तरह से भी हो सकता था ना, एक इस तरह से, तो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करें और अलग अलग हो तो चार हम लोग खींच रहे हैं, सॉरी माफ करना इसके लिए, ये आप ध्यान देना, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे, इसमें चार स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ध्यान रखना है कि एक दूसरे को स्पर्श करे बाह्यतम रूप से तो उसमें तीन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अच्छा, एक बिंदु पर स्पर्श करें लेकिन एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो, है ना, तो उस पे एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और अगर स्पर्श ना करते इसमें चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अब प्रमेय की ओर चलते हैं, पहले प्रमेय की ओर। यहाँ लिखे हैं प्रमेय कि वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रमेय है, इसको साबित करते हैं। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए देखते हैं इसको, चलिए ये साबित करते हैं। इसको साबित करने से पहले मैं एक बेसिक चीज है जो आप लोग क्लास 8 में भी प्रूव किए होंगे, 9 में भी प्रूव किए होंगे, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग जानते हैं, जैसे मान लो एक बिंदु हो गया, ठीक है, यह एक बिंदु हो गया और नीचे मैं एक रेखा खींचता हूँ, एक रेखा खींच दिया, ठीक है। अब इस बिंदु से इस रेखा पर बहुत सारी रेखाओं को ऐसे मिलाता हूँ, ऐसे, ठीक है, दूसरी रेखा ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे हैं ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें जो सबसे छोटी रेखा होती है ना वो लंब होती है, देख लेना आप हमेशा। यहां से देखो एक बिंदु है, एक बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से इस पर खींची जाने वाली कई सारे रेखाएं खींचे हैं, इसमें जब सबसे जो छोटी रेखा होगी ना वही इस रेखा पर लंब होती है, ये हम लोग जानते हैं, और इसी के आधार पर इसे हम लोग प्रूव करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसे आपको पहले ही बता दिया। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए मैं एक वृत्त ले लेता हूं, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्पर्श रेखा ले लेता हूं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हो गया, इसका नाम भी मैं कुछ यहाँ पे देता हूँ, यह स्पर्श रेखा है, इसका नाम मैं ए और यहाँ पे बी देता हूँ, ए बी रेखा है, और यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है इसे पी देता हूं, और वृत्त का केंद्र जो है आपका ओ है। तो मैं यहाँ लिखा हूं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या आपकी यह ओपी हो जाएगी, ओपी हो जाएगी ना। तो यह ओपी जो है ना लंब है ए बी पर, यही हमें दिखाना है, ओपी लंब है ए बी पर, यही हमें साबित करना है। तो पहले लिख लेता हूं क्या दिया हुआ है, दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। अच्छा, ए बी एक
स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है कि OP लंब होगा AB पर, OP लंब होगा AB पर। चलिए इसमें एक काम करते हैं, एक रचना करते हैं। एक रचना में क्या करते हैं कि AB पर एक बिंदु ले लेते हैं Q लिए, एक बिंदु Q लिए। यहाँ पे मैं एक बिंदु Q ले लेता हूं, है ना। AB पर एक बिंदु Q ले लेता हूं जो या जहां लिख देता हूं, जहां OQ वृत्त को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है, R पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, R पर काटता है। यानी देखो मैं क्या कर रहा हूं, OQ को मिलाता हूं, OQ को यहां पर मैं मिला दे रहा हूं, ठीक है, समझ रहे ना। OQ को मैं यहाँ पे मिला रहा हूं, जो वृत्त को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ इस बिंदु को मैं R दे दूंगा। तो ये रचना है हमारी, इसलिए इसको डॉटेड होना चाहिए ना। चलिए तो मैं यहाँ पे ये बिंदु R दे देता हूं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि AB पर एक बिंदु Q लिए, जहां OQ जो है, OQ वृत्त को R पर काटता है, ठीक है, R पर काट रहा है। चलिए समझ गए। चलिए तो अब लिखते हैं प्रमाण इसका, इसको साबित करते हैं। चलिए देखिए, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर मैं यहाँ लिख सकता हूं कि OQ जो है ना, OQ, या मैं लिख देता हूं OR जो है ना, OR छोटा है OQ से, या OQ बड़ा है OR से, ऐसे लिख सकता हूं ना। अच्छा, क्योंकि आप देख लो कि OR जो है ना, OR OQ का ही एक भाग है, एक हिस्सा है ना, एक हिस्सा है। तो यहां लिख सकता हूं मैं OR OQ का एक भाग है। अच्छा एक भाग है तो वो तो फाइनल बात है यार, उससे छोटा ही होगा, छोटा होगा ना जी। अच्छा किसी भी रेखाखंड का कोई हिस्सा उस पूरे से तो छोटा ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा अब देखो OR OQ से छोटा है, OR OQ से छोटा है, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, OR को हटाकर OP लिख देता हूं, OP छोटा है OQ से, OP छोटा है OQ से। अब सोचोगे सर ये कैसे लिखे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि OP जो होगा ना OR के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो वो तो आपस में बराबर होंगी ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि OP जो है OR के बराबर है, इसीलिए OR को हटाकर मैं OP भी लिख सकता हूं। तो OP छोटा है OQ से, OP छोटा है OQ से। तो अगर मैं यहाँ पे और भी कोई बिंदु लूं इस रेखा पर, इस स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु लो, तो वो हर एक रेखा जो होगा इस OP से छोटा होगा। तो यानी कि सबसे छोटी रेखा आपकी OP ही है जो इस रेखा AB पर खींची जा सकती है। सबसे छोटी रेखा जो है वह OP ही है जो इस AB स्पर्श रेखा पर खींची जा सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी उस बिंदु से रेखा पर लंब होती है, यानी कि यह जो न्यूनतम दूरी है यह इस पे लंब हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि OP जो है लंब है आपके AB पर। समझ गए। तो छोटा सा ये थ्योरम था। चलिए अब इसके उप प्रमेय पे चलते हैं। चलिए अगला उप प्रमेय जो है इसे देख लीजिए। एक्चुअल में ये पिछले प्रमेय का विलोम ही है, ठीक है। कह रहा है कि वह रेखा जो वृत्त के छोर बिंदु से जाती है और
इस पर त्रिज्या लंब है, यानी कि इस रेखा पर त्रिज्या लंब है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। वह रेखा जो होगी वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, हमें साबित करना। तो मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ, यह आपका वृत्त हो गया। वृत्त का एक केंद्र दे देता हूँ, इसका केंद्र O देता हूँ। कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या मैं यहाँ पे देता हूँ OP, ठीक है। यहाँ पर OP जो है एक वृत्त की त्रिज्या है और इसके छोर बिंदु P से एक रेखा गुजर रही है। एक रेखा इस तरह से इसके छोर बिंदु P से गुजर रही है, ठीक है। एक रेखा P से इस P बिंदु से गुजर रही है, त्रिज्या के छोर बिंदु से एक रेखा, इसका नाम देते हैं AB, ठीक है। अभी यह रेखा है, स्पर्श रेखा आपको साबित करना है। तो और ये भी कह रहा है कि यह OP जो है ना लंब है इस पर, AB पर। यहाँ कह रहा है ना कि इस पर त्रिज्या लंब है, त्रिज्या लंब है इस पर, तो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, यह दिखाना है। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा प्रमेय है, उपप्रमेय है। दिया है कि O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, और OP त्रिज्या है, OP त्रिज्या है। बिंदु P से एक रेखा AB गुजर रही है, यही ना दिया हुआ है, एक रेखा AB गुजर रही है, तो सिद्ध करना है। अच्छा, एक और चीज दिया है कि यह OP लंब भी है, OP लंब है AB पर, यह दिया है ना। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि AB जो है ना वृत्त की स्पर्श रेखा है, यह हमें दिखाना है। चलिए इसमें एक रचना करते हैं, अच्छा, AB पर P के अलावा एक अन्य बिंदु पिछले प्रमेय में जैसे लिए थे Q लिए और OQ को मिलाया। चलिए इतना काम पहले कर लेते हैं। इस पर एक अन्य बिंदु यहाँ Q ले लेते हैं और इस O को Q से मैं मिला देता हूं। इसको डॉटेड कर देंगे क्योंकि ये आपकी रचना है, इसलिए मैं इसे डॉटेड ही दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए रचना है। अब इसका प्रमाण देखो। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु से किसी रेखा पर की जो लंब दूरी जो होती है वह न्यूनतम होती है। इतना तो पता है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब दूरी न्यूनतम होती है। लंब दूरी जो होती है वह न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। उस बिंदु पर किसी भी अन्य बिंदु से वह दूरी हमेशा न्यूनतम ही रहेगी। अच्छा, यानी कि OP कह सकते हैं कि OQ से छोटा है, कह सकते हैं ना जी। चलिए, तो OQ मतलब कि बड़ा है OP से, ऐसा लिख सकते हैं ना, OP से बड़ा है OQ, यहां कह सकते हैं ना। अच्छा, चूंकि आप देख रहे हैं Q आपके बाहर स्थित है, क्योंकि OQ जो त्रिज्या से बड़ा है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, OQ आपके त्रिज्या OP से जब बड़ा है तो यहाँ Q आपके बाहर स्थित है, यानी कि Q वृत्त के बाहर है। अच्छा, इस तरह अगर आप कोई भी इस पर बिंदु लोगे वह हमेशा वृत्त के बाहर ही होगा, यानी कि P को छोड़कर AB का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर है, यानी यहां से यह फाइनल हो गया कि यह AB जो है ना वृत्त को सिर्फ एक बिंदु P पर मिल रहा है, एक बिंदु
P पर ही मिल रहा है। इससे यही ना पता लग रहा है, क्योंकि P को छोड़कर AB का प्रत्येक बिंदु क्या है, वृत्त के बाहर है। इससे ये पता चल रहा है कि P को छोड़कर P जो है केवल एक ऐसा ही बिंदु है जो वृत्त को इस रेखा AB पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी P एक ऐसा उभयनिष्ठ बिंदु है जो वृत्त को भी और इस रेखा दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु हो जा रहा है ना जी। तो यहां लिख सकते हैं इसलिए AB वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु P पर मिलता है। तो जब एक ही बिंदु पर मिल रहा है तो वृत्त के एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। अतः AB वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है। AB क्या है, एक स्पर्श रेखा है। हमने साबित कर दिया, समझ गए। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना। आपको NCERT, भारती भवन, KC सिन्हा सबके लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। और कमेंट करके जरूर बताना चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।